दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको 10th क्लास के भौतिक विज्ञान का 1 चैप्टर जो है उसका नोट्स दिखाने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा है जो स्वयं अदृश्यमान रहकर दूसरे वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, उसे प्रकाश कहते हैं। जो कि प्रकाश के उत्पत्ति की दृष्टि से पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला दीप्त पदार्थ, दूसरा अदीप्त पदार्थ। जो पहला अदीप्त पदार्थ है उसके परिभाषा को देखेंगे। जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे बल्ब, सूर्य, तारा, मोमबत्ती आदि। ठीक है। अदीप्त पदार्थ जिससे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर आदि। दीप्त पदार्थ में प्रकाश की उत्पत्ति होती है और अदीप्त पदार्थ में प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। आगे देखते हैं। दीप्त पदार्थ दो प्रकार के होते हैं और जो दीप्त पदार्थ है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आत्मदीप्त पदार्थ या स्वदीप्त पदार्थ है और दूसरा है प्रदीप्त पदार्थ। तो इसको देखेंगे। आत्मदीप्त पदार्थ का परिभाषा वैसा दीप्त पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा। प्रदीप्त पदार्थ वैसा दीप्त पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, दिया आदि। किरण। अब किरण का परिभाषा देंगे। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन करने के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं किरण पुंज की तरफ। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज का प्रकार। तो किरण पुंज का प्रकार 3 होता है, जैसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज का परिभाषा देखेंगे। अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत हो रहा है। समांतर किरण पुंज जो किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, जो कि यह समांतर है। अब तीसरा किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जो चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, जैसे कि ये चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रकाश के गमन करने की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। और प्रकाश के गमन करने की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। पहला पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा देखेंगे। जिसमें प्रकाश पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे शीशा, हवा, पानी इत्यादि। अब अपारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश पार न हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर आदि। पारभासी पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ हिस्सा पार हो तथा कुछ हिस्सा पार न हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल से लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। और प्रकाशीय माध्यम का परिभाषा देखते हैं। प्रकाश एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जिसकी सहायता से पहुंचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, कांच, जल। इन सभी के हवा, कांच, जल के सहायता से प्रकाश इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं।
पहला समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम जिसके गुण एवं बनावट एक समान होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं, जैसे कि कांच और जल। विषमांगी माध्यम जिसके गुण और बनावट एक समान नहीं होते उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं, जैसे हवा। प्रकाश का परावर्तन, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं भी हैं, जो कि पहला बिंदु है आपतित किरण। जो किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह जो है उसका परिभाषा देखेंगे। आपतित किरण आकर जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण आकर जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और अगला पॉइंट देखेंगे आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन का देख सकते हैं, पॉइंट सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि परावर्तक सतह, ये आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण। यहाँ से आया, टकराया, टकरा कर वापस लौट गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम। और प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। आगे चलते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला जो है नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एंगल I बराबर एंगल R। अब आगे देखेंगे। परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन के परिभाषा को देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये नियमित परावर्तन है। दूसरा अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी रूखी सतह पर पड़ती है तो उसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी रूखी सतह पर पड़ती है तो उसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप दे सकते हैं। और कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है अगर व्यवहारिक तौर पर दर्पण का उपयोग किया जाता है। मगर जो है व्यवहारिक तौर पर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किरण आरेख, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दर्पण का परिभाषा। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण चिकनी एवं चमकीली सतह जिसका एक भाग रजित या कलई किया हुआ रहता है उसे दर्पण कहते हैं। दूसरा परिभाषा है,
जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण इसका प्रकार दिया हुआ है। पहला प्रकार है गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। और गोलीय दर्पण का भी 2 प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण का परिभाषा देखेंगे, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये इसका परावर्तक सतह समतल है। परवलयिक और दूसरा दर्पण परवलयिक दर्पण, जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है गोलीय दर्पण, जब किसी खोखले गोले को काटकर एक भाग रजित या कलई कर दिया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जिसको काटकर एक भाग को रजित या कलई कर दिया गया है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण देखेंगे, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना रहता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव का परिभाषा देखें, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे जो है P द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दूसरा इसका परिभाषा है, P तथा C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। द्वारक है, दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। इसे MN द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस का परिभाषा देंगे, फोकस किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। इसे जो है F द्वारा सूचित किया जाता है, बड़की F द्वारा सूचित किया जाता है फोकस को। फोकस दूरी, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटकी F द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल लेटर। फोकस दूरी को फोकसांतर या नभ्यांतर भी कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, पहला होता है साइड मिरर, दूसरा स्ट्रीट लाइट। अवतल दर्पण का उपयोग, जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है वो हजामती दर्पण के रूप में, गाड़ी के हेडलाइट में, सौर भट्टियों में, रोगियों के आँख का नाक जांच करने में। प्रतिबिंब का भाषा देखेंगे, क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा देखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर देखें काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें 2 अंतर है, इसमें लिखना है, इसमें यही अंतर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इसमें जो बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में बिंदु पर मिलती है।
अब देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखेंगे। पहला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में जो पहला अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में है पहला अंतर कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में दूसरा अंतर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब में है अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में तीसरा अंतर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अब आगे देखेंगे। अब आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अब इस वीडियो कैसा लगा है। हमारी मेहनत बहुत लगती है इसे वीडियो बनाने में, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला विशेषता है यह जो है प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। दूसरा जो विशेषता है कि इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा विशेषता वस्तु के समान आकार का होता है। चौथा विशेषता समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। यह पार्श्व व विपवर्तन दर्शाता है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब विपरिवर्तन, दूसरा पार्श्व विपरिवर्तन। तो पहला विपरिवर्तन का परिभाषा देखेंगे। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर बनता है, जिसे विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। पार्श्व विपरिवर्तन दूसरा का परिभाषा अब देखेंगे। पार्श्व विपरिवर्तन जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दैर्घ्य अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है तो दायां भाग बायां भाग में और बायां भाग दायां भाग में बनता है। इसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। अब आगे को चलेंगे। हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। आगे समझेंगे कि हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग ही क्यों किया जाता है। तो देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह चेहरे का सीधा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा सवाल है कि सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे। सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें को बड़े बड़े अवतल दर्पण द्वारा एक छोटी सी जगह पर केंद्रित किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त किया जाता है। इसलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिन्ह परिपाटी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो किसी दर्पण के पीछे, किसी प्रधान अक्ष के नीचे तो किसी के प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। इससे जिसकी सहायता से अंतर स्पष्ट किया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका परिभाषा देखें। चिन्ह परिपाटी का किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो किसी दर्पण के पीछे तो किसी प्रधान अक्ष के नीचे बनता है तो कभी प्रधान अक्ष के ऊपर। इसे जिसकी सहायता से अंतर स्पष्ट किया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को देखेंगे। पहला है इसमें कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। और तीसरा है कि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। प्रकाश
प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। और पांचवा है कि प्रधान अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट देंगे, दो है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। जैसे कि देख सकते हैं, दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और वक्रता त्रिज्या में अवतल दर्पण जो है माइनस है और फोकस दूरी इसका भी माइनस है। लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। की ओर देखेंगे, आवर्धन ऊंचाई के संबंध में आवर्धन का परिभाषा देखेंगे। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, m बराबर h2 बटे h1। आवर्धन दूरी के संबंध में आवर्धन का परिभाषा देखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, या m बराबर -v बटे u। दर्पण सूत्र का परिभाषा देखेंगे। वैसा सूत्र जो प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस की दूरी के बीच के संबंध को दर्शाता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। जैसे 1/v + 1/u बराबर 1/f। आवर्धन का नाम, यदि ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक उल्टा। ये पॉइंट अधूरा है, इसलिए इस पर फोकस न कीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। आवर्धन का मान यदि धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए तथा स्पर्श करके जानेंगे। तो बिना स्पर्श करके देखेंगे समतल दर्पण का पहचान, उत्तल दर्पण की पहचान और अवतल दर्पण का पहचान कैसे करेंगे बिना स्पर्श किए। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल दर्पण है। यदि वस्तु को, दूसरा पॉइंट देखेंगे उत्तल दर्पण का कैसे पहचानेंगे। यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण अवतल दर्पण है। यदि, अब उत्तल दर्पण का देखेंगे, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है तो वस्तु जो है उत्तल दर्पण है। जो वो दर्पण है उत्तल दर्पण। अब स्पर्श करके जानेंगे दर्पण का पहचान। समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण का है जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है वह समतल दर्पण है। जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है वह अवतल दर्पण है। जिसकी परावर्तक सतह उभरी और उठी हुई रहती है तो वह उत्तल दर्पण है। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखेंगे। और यहीं पर हमारा जो है 1 चैप्टर 6 भौतिक विज्ञान के 1 चैप्टर समाप्त होता है। देख लेंगे तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धंसा रहता है। दूसरा पॉइंट, इसका फोकस वास्तविक रहता है। इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक रहता है। और उत्तल दर्पण में अंतर देखेंगे तो इसका जो है परावर्तक सतह उभरा रहता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है और इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और यह हमारी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाए। ठीक है, धन्यवाद।